स्वागत है दोस्तों आपका अपनी ही यूट्यूब चैनल आई2 स्टडी टीम पर। आज हम कक्षा 6वीं की विज्ञान की 4th चैप्टर पढ़ेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आज हम पढ़ेंगे 4th चैप्टर, वस्तुओं के समूह बनाना, वस्तुओं का समूह बनाना। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं। हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपनी चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिलें, खाना पानी, बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृति, रंग तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे चारों विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीज़ें होती हैं, जैसे साइकिलें, खाना पानी, वस्तुएं, पुस्तक, कुछ भी ले लीजिए आप, कोई भी वस्तु ले लीजिए, भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। उनमें गुण भी अलग अलग होते हैं होते हैं। हम आगे पढ़ते हैं। हम अपनी चारों ओर देखिए और गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद, जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकती हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें तो इनमें सेब, संतरे तथा घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। मान लीजिए हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दें। अगर हम इन वस्तुओं में अपन में से गोल आकार की वस्तुएं ले लेंगे तो उसमें रबड़ की गेंद हो जाएगी, फुटबॉल, कंचे, आंटी होती है ना जो कंचे, वो हो जाएंगे। अगर अपन फल फ्रूट की बात करें तो सेब भी आ जाएंगे गोल आकृति में, संतरी आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। रहती हैं जिन्हें खाया जा सकता है। जब हम इस सूची में उन सभी मदों मतलब होती है वस्तुएं, मद को शामिल कर सकते हैं जिन्हें हमने अन्य अध्याय 1 की सारणियों 1.1, 1.2 एवं 1.3 में सूचीबद्ध किया गया है। यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है, उनमें से कुछ वस्तुएं इस समूहों में भी सम्मिलित हों। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि हम प्लास्टिक की वस्तुओं का एक समूह, जैसा कि पाठ का नाम है वस्तुओं के समूह बनाना, हम प्लास्टिक की वस्तुओं का एक समूह बनाएंगे। जैसे कि उसमें अपन जो प्लास्टिक में बाल्टियाँ आ जाएंगी, प्लास्टिक की लंच बॉक्स आ जाएंगे, खिलौने आ जाएंगे, जल पात्र आ जाएगा, पाइप आ जाएंगे, नालियाँ की जो अपन पाइप लेते हैं वो आ जाएंगी। इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिलता है। मतलब प्लास्टिक की जो बहुत सारी वस्तुएं होती हैं हमारे आसपास, हम देखें तो उनका एक समूह बना लेते हैं अपन। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से रंग होते हैं। वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से रंग होते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूह में उनकी आकृतियों तथा जिस पदार्थ से भी बने हैं उनके आधार पर बांटा जाता है। जैसा कि अपन समूहों को उनकी आकृति के हिसाब से बांट दीजिए। जैसा कि हम गोल चीज़ें अगर ले लें, आयताकार की, जो आयत के आकार की होती हैं उनको भी ले सकते हैं। एक तो जी वस्तुओं का समूह होगा कि एक प्लास्टिक की वस्तु होना चाहिए। प्लास्टिक में भी अपन कैटेगरी जोड़ सकते हैं, जैसे कि गोल होना चाहिए या ग्लास साइज की होना चाहिए, या फिर वो अपन जैसा भी कैटेगरी देना चाहेंगे। वृत्त का साइज का हो सकता है, आयताकार हो सकता है, गोल हो सकता है। उसमें भी प्लास्टिक में भी अपन बहुत सारी कैटेगरी बांट सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 1, क्रियाकलाप फर्स्ट पढ़ते हैं अपन। आइए हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सकें उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकता है। हमने इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा? चॉक पेंसिल, नोटबुक, रबड़, डस्टर, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा,
जैसा कि इसमें बताया गया था कि हम अपने घर का या घर के आसपास की वस्तुओं से संग्रह करते हैं। जैसा कि अपने घर के आसपास अपने ऐसे विद्यालय में देखें तो पेंसिल, नोटबुक और डस्टर, हथौड़ा, कील, चौक बोर्ड पे लिखने की होती है चौक, ये हो सकती हैं। अगर अपन घर का साबुन लें तो घर का लें तो कील, हथौड़ा, साबुन वगैरह आ जाएंगी। जैसा कि माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच सकते हैं। मतलब हम बस बोरे वस्तुओं की ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में सिर्फ हम सोच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जिनके बारे में हम सोच सकते हैं। कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते, उदाहरण के लिए दीवार, वृत्त, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें। जैसा कि फ्रेंड्स अपन मतलब कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो अपन संग्रहित नहीं कर सकते, वस्तुओं का समूह नहीं बना सकते, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा नहीं सकते। उनके लिए अपन मतलब उन्हें गिन सकते हैं, सोच सकते हैं, पर ले जा नहीं सकते, जैसे ट्रैक्टर, सड़कें वगैरह। आगे पढ़ते हैं, इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बने होते हैं। अगर अपन इनमें से पृथक मतलब होता है अगल करना, अगर हम इनमें से ही लकड़ी की चीज़ अगल कर देंगे, कागज की चीज़ अगल कर देंगे, उनमें भी कैटेगरी बन जाएंगी। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूहों में बांट सकते हैं। इनमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी, दूसरी की लकड़ी से बनी हो तथा दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी है। इस प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं, मतलब अगल कर सकते हैं खाना बनाने वाली वस्तुओं को, क्योंकि जो लकड़ी में भी नहीं आती और जो कागज में भी नहीं आती। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं, मतलब हम एक योजना बनाते हैं। एकत्र की गई वस्तुओं की सारणी 4.1 में सूची बनाई गई है। जैसे ये नीचे सारणी 4.1 में सूची बनाई गई है। वस्तुएं जैसे प्लेट, थाली, जो पदार्थ जिससे बने हैं उसका नाम है जी कागज, प्लास्टिक वगैरह, और पेन, प्लास्टिक, धातु। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी होती है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिनमें जितनी वस्तुएं संभव हैं, मतलब आप जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं लिख सकते हैं, उतनी सारणी बना सकते हैं। उन सभी के बारे में सोचना, एकत्र करके लिखना एवं कौतुक हो सकता है। एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। कुछ पदार्थ ऐसे भी होंगे जिनके बारे में अपन को जानकारी नहीं होगी और उनकी जानकारी एकत्रित करने में हमें कठिन कार्य है जी, अपन कठिन टाइम भी लग सकता है और तो हो सकता है आसानी से वस्तुओं की जानकारी ना भी मिले। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्रों, शिक्षक तथा अभिभावकों से विचार विमर्श कीजिए। अगर आपको इसके बारे में किसी चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो अपनी बड़ी फैमिली में बड़े मेंबर्स, मित्रों, अपने फ्रेंड्सों, टीचर्स, अभिभावकों, मतलब जो अपने घर मेहमान आते हैं, आप इनसे विचार विमर्श कर सकते हैं, इस बारे में बातचीत कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बूझो का कोई क्वेश्चन है। बूझो क्या पूछ रहा है हम देखते हैं। बूझो ये जानना चाहता है कि क्या हमने ये पता लगाया है कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। मतलब बूझो का क्वेश्चन है कि क्या हमने ये पता लगाया है इन चीज़ों में जो हमने वस्तुएं संग्रहित की हैं उनमें हमने ये पता लगाया है क्या कि इन जो पदार्थ हैं, जो वस्तुएं अपन ने एकत्रित की हैं, उनसे और भी अधिक प्रकार की वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। देखिए आगे आंसर देखते हैं अपन। क्रियाकलाप अपन 2 पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 2 पढ़ते हैं। ओके, क्रियाकलाप 2 पढ़ते हैं। सारणी 4.2 में हम 4.2 देखते हैं सारणी की। इसमें सारणी 4.2 में कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इनके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी के कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। देखते हैं सारणी 2 में क्या है। सामान्य पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, जैसे कि नॉर्मल पदार्थ होता है जो हमारे आसपास अपन को दिखता है, उससे क्या क्या चीज़ बन सकती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए लकड़ी से क्या बनता है। लकड़ी से मेज, कुर्सी, हल होता है। हल वो होता है जो अपन मतलब खेतों में चलाते थे, पहले ट्रैक्टर नहीं होता था उस टाइम पे। बैलगाड़ी, हल और पहिए का वो बैलगाड़ी के पहिए होते हैं उसका। कागज़ से बनता है। कागज़ से क्या होता है आप देखिए। कागज़ से नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर। खिलौने भी अपन लोग कागज़ से बना लेते हैं। जब अपन छोटे थे तो अपन बनाते थे, जैसा कि हवाई जहाज़ वगैरह बना के उड़ाते थे, प्लेन बना के उड़ाते थे। आगे देखते हैं प्लास्टिक। रुई जी आप भर लीजिएगा सारणी। आगे पढ़ते हैं।
हम्म, अब प्रयास करके अपनी जानकारी को दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी होती हैं, और इन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। इन सब सारणियों से हमें पता चलता है कि आगे बढ़ते हैं। इन सब सारणियों से हमें क्या पता चलता है। पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूहों में रखा। इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी होती हैं। कई बार तो कई जैसा कि पहले प्लास्टिक की वस्तुओं का समूह बनाया, फिर उसमें गोल आकृति के आयत वर्ग किसी उन सारणियों में कैटेगरी में बांटा, फिर इसके बाद लकड़ी और कागज की कैटेगरी में बांटा। क्या इससे हमें क्या प्राप्त होता है, हम आगे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है, तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी बनी होती हैं, और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एक पदार्थ से हम बहुत सारी वस्तुएं बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लकड़ी है, उससे हम कुर्सी बना सकते हैं, मेज भी बना सकते हैं, बैलगाड़ी के पहिए भी बना सकते हैं, बैलगाड़ी बना सकते हैं, हल बना सकते हैं। तो एक पदार्थ से हम कई प्रकार की वस्तुएं बना सकते हैं। यह कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी उठता है कि आप कैसे पता लगाएंगे कि इसी पदार्थ से कौन सी वस्तु बन सकती है। जैसा कि हम आगे देखते हैं। ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। अभी हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा, तो हम आगे जाकर देखते हैं आगे हमें क्या जानकारी मिलती है। पदार्थों के गुण पढ़ते हैं। पदार्थों के गुण। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपने कभी ये सोचा है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया गया। अध्याय 3 में कपड़े के टुकड़े के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए। जैसा कि आपको दोस्तों याद होगा, अध्याय 3 में हमने सूती, ऊनी, जूट, कपास ये सब पढ़े थे, कपड़े पढ़े थे, कितने प्रकार की होती हैं, कपड़े किससे, कौन सी ऊन से बनता है, आपको याद ही होगा। तो उसी प्रकार ये क्वेश्चन यहाँ पे उठाया गया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता। आगे पढ़ते हैं इसका आंसर। ये ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रव्यों को रखने के लिए क्या करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं द्रव्य में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। पानी, जो पथरीली चीज़ होती हैं वो द्रव्य में आती हैं। तो पानी द्रव्य, गिलास अपन द्रव्य को रखने के लिए यूज करते हैं। तो अपन अगर कोई कोई अपन पथरीली चीज़ डालेंगे कपड़े में, तो पानी वो बाहर निकल जाएगी, कपड़े से छन जाएगी वो। इसलिए गिलास कपड़ों का बना नहीं होता। गिलास कपड़े का बना नहीं होता। जैसा कि द्रव्य, पानी ले लीजिए, आप दूध ले लीजिए, आप घर पे प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं कि अगर आपने एक कपड़े में पानी लेके देखिएगा कि अगर जैसा कि नीचे आप जैसा देख सकते हो कि नीचे पहली ने किया है, एक कपड़े में वो पानी डाल रही है और पानी नीचे निकलता जा रहा है, आप जैसा कि देख सकते हो। आप जी घर पे भी कर सकते हो। कृपया दूध के साथ ना करें वरना मम्मी की डांट लग जाएगी। ये प्रयोग दूध के साथ ना करें, आप पानी के साथ भी कर सकते हो जैसा कि पहली ने किया है। गिलास बनाने के लिए हमें कागज़, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसे पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता हो। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र कागज़ का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कारण नहीं है। जैसा कि अगर आप खाना पका रहे हो गैस या चूल्हे पर, आप वो बर्तन आप किसका, स्टील का होता है या किसी ठोस पदार्थ का बना होता है। ऐसा तो नहीं आप कागज़ का पदार्थ, वो प्लेट बना के या कोई कटोरा बना के उस पर खाना बनाने लगोगे। ये कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है, क्योंकि हम खाना बनाते हैं, पकाते हैं उसको, तो उसके लिए पकाने के लिए हमें कुछ ठोस पात्र की ज़रूरत होती है, ठोस पदार्थ की ज़रूरत होती है। आगे पढ़ते हैं। तब हम ये देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाता है
उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है, देखते हैं हम नीचे कौन कौन से गुण बताए गए हैं। पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। अलग अलग पदार्थ अलग अलग होते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न वो दिखाई देती है। जैसा कि आप जानते हो लकड़ी और लोहे में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लकड़ी और लोहे पदार्थ भी अलग अलग हैं, तो ऑब्वियसली वो अलग अलग ही दिखाई देंगे। बिल्कुल भिन्न दिखाई देते हैं। लोहा तांबे अथवा एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई देता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे तथा एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं हो जाती हैं। लकड़ी और कुल्हाड़ी में तो बिल्कुल भी समानता नहीं है, लेकिन लोहा, तांबा अथवा एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई देता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे और एल्यूमिनियम में कुछ सामान्यताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती। अपन पढ़ते हैं क्रियाकलाप 3 पढ़ते हैं। विभिन्न पदार्थों गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्यूमिनियम की शीट और चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्रित कीजिए। क्या आप इनमें से कोई चमकीला दिखाई पड़ता है? चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए। अब जैसा ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटें। ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले? इन पदार्थों को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। क्या आप यह अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा धातु दूती देखते हैं? जैसा ही संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं कीजिएगा। जैसा कि एग्जाम्पल उदाहरण 4.3 में दिया गया, धातुओं के टुकड़ों को उनकी दूती देखने के लिए काटना। ओके, आगे बढ़ते हैं। कीजिए अथवा दूतीवान अथवा दूतीहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से रगड़कर यह देख सकते हैं कि ये वे दूतीवान हैं अथवा नहीं। पदार्थ उनमें इस प्रकार की दूती होती है वे प्राय धातु कहलाते हैं। धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं और धातुहीन हो जाती हैं, दिखाई देने लगती हैं। ऐसा उन पर बस वायु अथवा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही दूती दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और यह देखें कि इसमें दूती है अथवा नहीं। कठोरता, आगे पढ़ते हैं। कठोरता, जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों में लेते हैं, अपने हाथों से दबाएं या संपीड़ित करना कठिन होता है। जब जैसा कि आप जानते हो किसी लोहे के पदार्थ को आप दबा नहीं सकते, दबाने कठिन होता है। उसको आप मशीनों से ही दबा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप हाथ में पकड़ोगे और आप दबाओगे तो वे दब जाएगा। जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्यूमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोंचा जा सकता है। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया या खरोंचा जाता है, या आप खरोंच भी बोल सकते हैं, खरोंचा जा सकता है, कोमल पदार्थ कहलाते हैं। जैसा कि आप कोई लोहे या एल्यूमिनियम की कुछ
एक टुकड़ा लीजिए और उससे कुछ कॉलम मुलायम पदार्थों जैसे कि मोम जैसा चौक वगैरह इन पे खरोंचिए तो वो पदार्थ में निशान बन जाएगा, तो वो कोमल पदार्थ कहलाते हैं। जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना मतलब दबाना या मसलना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है, जबकि लकड़ी कठोर है। दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण आगे पढ़ते हैं। विलय अथवा विलय क्रियाकलाप 4 पढ़ते हैं। कुछ ठोस पदार्थों जैसे चीनी, नमक, चाक पाउडर आदि, बालू तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्रित कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए। कांच के आप 5 गिलास ले लीजिए, हम प्रैक्टिकल करेंगे। प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक तथा तीसरे में पहले में आप चीनी ले लीजिए, दूसरे में नमक ले लीजिए और तीसरे गिलास में अन्य शेष पदार्थ ले लीजिए। प्रत्येक गिलास की अंतर्वस्तु को चम्मच से ब्लोडित कीजिए। धीरे धीरे हिलाइए। कुछ मिनटों तक प्रतीक्षा कीजिए, परीक्षण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। चित्र 4.4 में देखिए। अपने परीक्षणों को सारणी 4.3 में दर्शाए अनुसार कीजिएगा। जैसा कि सारणी 4.3 है, आप देखिए सारणी 4.3 विभिन्न ठोस पदार्थों को जल मिश्रित करना। पदार्थ नमक, चीनी, बालू वगैरह आप पूरा फिल कर लीजिएगा। इसे आगे पढ़ते हैं। आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं। इसमें से चीनी है और नमक है, जैसा कि ये पदार्थ लुप्त हो जाएंगे, अर्थात घुल गए, विलीन हो गए। हम यह कहते हैं कि ये पदार्थ जल में विलय हो गए, अथवा विलय क्या कहलाएगा, जो अपन विलय कर चुके, विलय कहलाता है। अन्य पदार्थों में देखिए, अन्य पदार्थों में ये कहाँ थे अपन कि ये पदार्थ विलय हो जाते हैं। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते। कुछ पदार्थ हैं जो जल के साथ मिश्रित नहीं होंगे, नमक, चीनी हो जाएंगे तथा काफ़ी समय तक गिलास में ब्लोडित होते हैं। विलय नहीं होते, ये ब्लोडित होते हैं, जल में लुप्त नहीं होते। ये पदार्थ अविलय कहलाते हैं। जो घुले नहीं होते, जल में मिलते नहीं हैं, वो अविलय कहलाते हैं, और जो मिल जाते हैं वो विलय कहलाते हैं। चूँकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, जल में बहुत सारे पदार्थ घुल जाते हैं, विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकारों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाता है? क्या द्रव की कोई चीज़ होती है जल में विलीन हो जाती है? देखिए आगे देखते हैं। क्रियाकलाप 5 देखते हैं। क्रियाकलाप 5 सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल तथा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्रित कीजिए। कांच का एक गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए, इसमें 1 चम्मच भरकर द्रव्य मिलाइए और भली भांति ब्लोडित कीजिए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। परीक्षण कीजिए कि क्या यह द्रव्य जल के साथ मिश्रित हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि ये जल के साथ मिल जाएगा? बिल्कुल। आगे देखते हैं हम कि सारणी 4.4 में इसमें बताया जी सारणी, जैसा कि जो अपन ने अभी मैंने पढ़ के बताया था, कुछ सामान्य द्रव्यों की जल में विलय किया गया था। आप इसको पूरा नहीं भर रहा, पूरा भर लीजिए। अब बूझो और पहेली का क्वेश्चन भैया देखते हैं आगे। बूझो और पहेली का क्वेश्चन क्या है? बूझो और पहेली क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? बूझो यह सुझाव देता है कि हमें यह भी जांच करनी चाहिए कि हमने क्रियाकलाप 5 में जिन द्रव्यों का उपयोग किया है, क्या जल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं। पहले ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या गैसें भी जल में विलीन हो जाती हैं? क्या वस्तु के साथ गैसें भी जल में विलीन हो जाती हैं क्या? बूझो और पहले ये जानना चाहते हैं। आगे देखते हैं। कुछ गैसें जल में विलीन हो जाती हैं। कुछ गैसें जल में विलीन हो जाती हैं।
विलय हैं, जबकि अन्य अन्य नहीं है। सामान्यतः जल में कुछ गैसें मिल जाती हैं, विलीन हो जाती हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जंतु पादपों के जीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, जल में वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं अथवा क्या नहीं। क्रियाकलाप 4 करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में विलय ठोस जल में पृथक होते हैं, अगल हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रव्यों को एक साथ ऐसा ही देखा होगा। इनमें से कुछ पदार्थ जल में मिश्रित नहीं हो पाते तो कुछ जल के पृष्ठ हो जाते हैं। अगर आपने क्रियाकलाप करके देखा होगा, यूज करके देखा है, तो आपको ये भली बात ही पता चल गया होगा कि कुछ वस्तुएं तेल में तैरती हैं तो कुछ बोरे उनमें मिल जाती हैं गैसें। आगे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, इसमें आकर तैरने लगे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जल में डूबती तथा तैरती वस्तुएं, जैसे कि आप कुछ डालते हो। ये क्या डाला है ऊपर, कुछ लोहे की वस्तुएं जो जल में डूब जाती हैं और कुछ हल्की चीज़ें हैं जो नहीं डूबती। अपन देखते हैं आगे, आकर तैरने लगती हैं, अन्य डूबकर गिलास की तली में हैं पहुंच गए हैं। क्या यह सही नहीं है कि हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्ती या झाड़ पत्तियां, वह कंकड़ जो आप किसी तालाब में फेंक देते हैं। नॉर्मली अगर हम कहीं जाते हैं तालाब के आसपास तो हम कंकड़ उठा के तालाब में देते हैं। क्या आपको क्या लगता है कि वो कंकड़ डूब जाता है या तैरता होगा? ऑब्वियसली वो कंकड़ डूब जाता है, क्योंकि वो कंकड़ वजनदार होता है। एक चीज़ आपको फ्रेंड्स में बता दूं कि अगर कौन सी, आपको पता है, आप क्या ये जानते हैं कि कौन सी चीज़ पानी में तैरती है और कौन सी चीज़ पानी में डूब जाती है? जैसा कि उदाहरण के लिए एक सुई होती है, अगर वो अपन पानी में डालेंगे तो वो सुई तो कितनी हल्की होती है, उसमें इतना वजन भी नहीं होता, तो वो मतलब क्यों डूब जाती हैं। जब एक इंसान तैरता है तो वो क्यों नहीं डूबता, जब उसे तैरना आता है तो मतलब इसका एक सिंपल सा फंडा है कि जो वस्तु पानी में गिर रही है वो अपने से ज़्यादा, अपन उसमें जितना वस्तु है उसमें जितना वजन है उससे ज़्यादा पानी को वो एक साइड कर रही है, उससे ज़्यादा पानी को वो हटा रही है उसके वजन जितना, तो वो नहीं डूबेगी। ऐसा कि अपन लोग होते हैं, मानव होते हैं जो पानी में जो तैरते हैं वो उतना अपना वजन रहता है, उनका जो वजन रहता है उसकी अपेक्षा उतना ही वो पानी को काटते हैं। ऐसा कि तैरते हैं तो दोनों हाथों से पानी को एक साइड करते हैं तो वो पानी को काटते हैं, अपनी जितना उनका वजन है उतना पानी काटेंगे तभी वो तैरती हैं। जैसा कि अपन पत्ती लेते हैं, एक सूखी पत्ती, उसमें वजन नहीं होता पर वो ऊपर क्यों तैरती रहती है, क्योंकि वो अपनी से ज़्यादा उसमें जितना वजन है उतना पानी को वो हटा देती है, तो इसलिए वो तैरती है, डूबती नहीं है पानी में। जबकि एक सुई होती है वो अपनी वजन के अपना उसका जितना वजन है उतना पानी नहीं हटा पाती, नहीं काट पाती पानी को, इसलिए वो डूब जाती है। कंकड़ भी ऐसा ही है, जब अपन उस कंकड़ को पानी में फेंकते हैं तो वो सेब बन जाते हैं ना, बुलबुले उठते हैं, तो वो उसको पानी को काटता है पर वो अपने वजन से ज़्यादा नहीं काट पाता, इसलिए वो डूब जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बूझो ये जानना चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5 उदाहरण दें। अन्य द्रव्यों जैसी गैस में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार परीक्षण करेंगे? पारदर्शिता। अपने लुका छुपी का खेल खेला होगा, जैसा कि दोस्तों आपने बचपन में लुका छुपी का खेल तो सभी ने खेला है। उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपाना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई ना दें। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? जैसा कि दोस्तों बचपन में लुका छुपी का खेल तो सबने ही खेला होगा। जब अपन छुपते थे तो अपन ऐसी
जगह झूठ देते हैं जिससे सामने वाला हमें देख ना पाए। क्या आपने कभी शीशे की कांच खिड़की के शीशे के पीछे छिपे हैं? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने का आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा, क्योंकि आप शीशे के पीछे दुखोगे छिपोगे तो आपको वो देख लेगा, शीशे में देख लेगा। क्यों स्पष्ट रूप से सॉरी ये पढ़ चुके थे अपन। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। सीधा सा मतलब है जिन वस्तुओं को अपन आर पार देख सकते हैं जैसे कांच, तो उसे पारदर्शी कहेंगे। चित्र 4.7 में दर्शाया गया है, 4.7 कहाँ है जी है में दर्शाया गया है। दोस्तों आगे पढ़ते हैं। कांच, जल वस्तु, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण प्राय दुकानदार बिस्कुट, मिठाई अथवा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच तथा प्लास्टिक के पारदर्शी पदार्थों में रखना अधिक पसंद करते हैं। जैसा कि ये दोस्तों आप किसी राशन की दुकान पर गए हों या मिठाई वाले की हलवाई की दुकान पर गए हों, तो वो ये उनके बिस्किट, मिठाइयाँ, जलेबी वगैरह जो कुछ पारदर्शी चीज़ों में रखते हैं जिससे वो दिखाई दे और आकर बच्चे या वो खरीदें, अपन लोग खरीदें उसे देखकर। तो इसलिए वो रखते हैं। आगे पढ़ते हैं। रखते हैं ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सके और खरीद सकें। जैसा कि हम बच्चे, जैसा कि 4.8 में दिखाया गया है जी, जैसा कि पारदर्शी चीज़ों में रखें जिससे अपन देख सकें और अपना मन भी नहीं है तब भी हम उनको खरीद सकें। और अधिकतर तो बच्चे, यहाँ से आप लोगों ने भी किया होगा, कहीं की शॉप में मम्मी पापा के साथ गए तो आपको ये दिखा होगा तो आपने बोला होगा मम्मी मुझे ये खाना है। तो ज़्यादातर दुकानदार इसलिए भी करते हैं और जो नीचे की साइड इसलिए रखते हैं वो कि जिससे बच्चों का हाथ आसानी से पहुंच सके और वो मांगने की जिद करें, जिससे उनके पेरेंट्स उनको ये चीज़ दिला सकें। बच्चे को मना भी नहीं करते, बच्चे तो जिद करते ही हैं, आपने भी की होगी। चलिए फ्रेंड्स आगे पढ़ते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको आर पार आप नहीं देख सकते, उनको अपारदर्शी कहते हैं। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गद्दे के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। लकड़ी, गद्दा तथा धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। क्रियाकलाप 6 पढ़ते हैं। कागज की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। इस संबंध में आपने परीक्षण नोट कीजिए। आप कागज की शीट के बीच में 2-3 आगे बढ़ते हैं। 2-3 बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज के उस भाग से जहाँ तेल फैला है प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं? क्या आप यह जान पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा सॉरी दोस्तों पढ़ते हैं आगे कि बल्ब हमें पहले की अपेक्षा और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः परंतु बहुत स्पष्ट नहीं दिखाई दे सकता है, इसे पारदर्शी कहते हैं। कागज पर उसे लगे उस तैलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा के लिए परीक्षण करने में किया था। पारभासी कहलाते हैं। कागज पर लगे उस तैलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग आपने खाद्य पदार्थों के बसाव के लिए किया था। सोच विचार कर सकते हैं। अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी के रूप में समूह में बांट सकते हैं। पहली किसी अंधेरे वाले स्थान पर टर्च के कांच को
हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली की दूसरी ओर का परीक्षण कीजिए। वह यह जानना चाहती है कि क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है, पारदर्शी है या पारभासी है। जैसा कि आपने भी बचपन में कभी किया होगा, टॉर्च जला के उसकी स्क्रीन पे अपना हाथ रखते हैं तो अपन को वो लेफ्ट साइड अब देखोगे तो उसमें आपको रेड रेड दिखाई देगा, जैसा कि पहेली ने 4.9 चित्र में दर्शाया गया है पहेली के हाथ का। देखते हैं आगे। हमने हमने ये सीख लिया है कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है। क्या इसके जल अथवा अन्य द्रव्यों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होती हैं। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी हो सकती हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों में सामान्यता अथवा भिन्नता के आधार पर किया जा सकता है। हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का समूहन अथवा सुविधा के लिए क्या करते हैं? घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तु एक साथ रखी हो। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उसका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई पंसारी प्राय सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान की एक कोने में रखता है, सभी सामानों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज तथा दाल के भंडार अन्य स्थान पर रखता है। इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण यह भी है कि पदार्थों को इस समूह में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन सकता है। इनके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। तो दोस्तों, ये पाठ का सारांश है, आप पढ़ लेना। और ये अभ्यास है जो आप अपने बुक पढ़ लिए तो आपको पता चल ही गया होगा। देखते हैं जी, ये क्वेश्चन है, सही गलत है आप पढ़ लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। धन्यवाद।